इट्स अ न्यू डे एंड अ न्यू स्टार्ट। तो आज है 6 दिसंबर 2024 और आज पड़ता है फ्राइडे। मॉर्निंग का टेम्परेचर अराउंड 11 डिग्री सेल्सियस। रात में मुझे एक अच्छी नींद आई जबकि मैं थोड़ा सा लेट सोया था और जल्दी उठा हूँ। सुबह 5 बजे उठकर मैंने कल रात का एक पेंडिंग काम को कंप्लीट किया। आज हम लोग रनिंग के लिए नहीं जा रहे क्योंकि मैं जिम में ही जब मैं पहले पहुंचूंगा तो अराउंड 20 मिनट वॉक करूंगा और 20 मिनट वॉक करने के बाद जिम का सेशन लगाने के बाद 10 मिनट और वॉक करूंगा। क्योंकि आज हमारा आर्म डे है, इसलिए मैं अपने लेग्स पे ज़्यादा जोर डाल के अपने कार्डियो सेक्शन को पूरा कर सकता हूँ। ठीक है, एक काम और कर सकते हैं। मैं एक्सरसाइज करने के बाद इंस्टेड ऑफ डूइंग द ट्रेडमिल आई कैन ऑल्सो डू दैट। वो मशीन नहीं होती, इसमें चलना होता है ऐसे ऐसे करके, वो भी फनी सी मशीन लगती है, उसको भी कर सकते हैं। तो ठीक है, ये हो गया हमारा कार्डियो प्लान। और आज है हमारा आर्म्स। तो आर्म्स में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने लास्ट टाइम, आपको याद है हम लोगों ने लास्ट टाइम जब हम लोग पुश कर रहे थे, मतलब जब हम लोग अपर बॉडी कर रहे थे, कब की बात है ये, चार चार दिन हो गए होंगे इसको, है ना। तो हम लोग अपर बॉडी कर रहे थे तब हम लोगों ने एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज हम लोगों ने 3 सुपर सेट लगाए थे, जिसमें हम लोगों ने केबल स्टेशन पे केबल को सबसे ऊपर रखा, पुश डाउन लगाए और उसके बाद नीचे करके हमने बाइसेप कर्ल्स लगाए थे इन द केबल स्टेशन। तो उसको करने के बाद भी मेरे आर्म्स में अच्छा खासा पंप आया था। तो मैं सोच रहा हूँ उसी पंप को मैं फॉलो थ्रू करूँगा और आज का जो आर्म डे है इस पे मैं अप्लाई करूँगा। कैसे कैसे करेंगे हम लोग इसको। और एक्चुअली आज जो आर्म डे है ना, ये थोड़ा आइसोलेटेड रहने वाला है। आइसोलेटेड कैसे, हम लोग आज कुछ चेस्ट की एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बैक की एक्सरसाइज नहीं कर रहे, शोल्डर की एक्सरसाइज नहीं कर रहे, सिर्फ आर्म्स पे ही फोकस देंगे। ठीक है, तो ऐसा बोलते नहीं कि आर्म्स हमारे गन्स होते हैं, ये बाइसेप जो होता है वो हमारा गन होता है। ये गन्स गन्स ऑफ एम्यूनेशंस हैं, गन गन है ना, मेल के गन होते हैं ये। चेस्ट हमारी प्राइड होती है, ऐसा करके बोलते हैं। बैक हमारी ढाल होती है, ऐसा करके बोलते हैं ना। तो जो हमारे गन्स हैं, गन पे अच्छा खासा फोकस देंगे आज। 3 सुपर सेट करने के बजाय मैं 6 सुपर सेट करूंगा और एक फाइनल सेट लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे जिम में ना, अभी करंट जो मेरा जिम है उसमें अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। मतलब कि केबल स्टेशन एक सेक्शन में रखा हुआ है, मशीन्स एक सेक्शन में रखी हुई हैं और जो डंबल्स एंड बेंचेस है वो एक सेक्शन में रखा हुआ है। तो मैं स्टार्टिंग में स्टार्ट करते समय मैं डंबल सेक्शंस पे जाऊंगा। वहाँ पे एक जो बेंच है उसको बिछाऊंगा। अराउंड 15 डिग्री के इंक्लाइन पे मैं स्कल क्रशर लगाऊंगा। स्कल क्रशर होते हैं हमारे ट्राइसेप्स के लिए। ठीक है, स्कल क्रशर लगाए हुए मुझे 1 या फिर 1.25 साल करीबन हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है स्कल क्रशर का। इतना ज़्यादा हैवी वेट उसमें लगा नहीं सकते हम, मगर एक अच्छा स्ट्रेच इन द लेंथ एंड पोजिशन हमको मिल जाता है। ठीक है, तो स्कल क्रशर के जस्ट बिलो फेलियर तक पहुंचने के बाद मैं उठकर डंबल कर्ल्स लगाऊंगा। ठीक है, ट्राई करते हैं कि इसको पूरा एक ही फ्रेम में रिकॉर्ड करने का। इसके 3 सुपर सेट लगाऊंगा, तुरंत उठ के डंबल और फिर स्कल क्रशर, देन उठ के डंबल, देन स्कल क्रशर, देन उठ के डंबल, मतलब 3 सेट हो जाएंगे सुपर सेट। ठीक है, मेरे ख्याल से तब तक हमारी वार्म अप अच्छे से हो जाएगी। देन वी विल मूव ऑन टू मशीन सेक्शन। मशीन सेक्शन में क्या है, हमारे पास क्या डिप्स हैं। ठीक है, डिप्स कर सकते हैं और डिप्स के जस्ट पीछे और राइट साइड में हमारे पास प्रीचर कर्ल्स है। तो मैं क्या करूँगा, पहले डिप्स करूँगा, देन प्रीचर कर्ल्स करूँगा और उसके बाद फिनिशर। फिनिशर करने के लिए हम लोग केबल सेशन पे फिनिशर करेंगे जैसे लास्ट टाइम किया था। बट इस टाइम पुश डाउन करने की बजाय हम लोग अपने एक्सटेंशंस करेंगे विद द वी शेप ऑफ आवर ट्राइसेप्स। और उसके बाद हम लोग सुपर सेट करने के लिए सबसे नीचे लगाएंगे केबल को और ऊपर करेंगे। तो हमारा प्लान रहने वाला है। और जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है ना, उसमें हम लोग करते रहेंगे, उसको करते रहेंगे। मतलब कि कल कल ना मैंने एक वीडियो देखा था सैम सलेक का, शायद उसने कल ही अपलोड किया फिर परसों अपलोड किया था। तो उसमें जो फाइनल सेट लगाया उसने आर्म्स का, उसके अंदर बाइसेप और ट्राइसेप, बाइसेप और ट्राइसेप ऐसे कर करके दोनों में बारी बारी में फेरियल लेके आ रहा था वो। एंड इट वाज जस्ट अमेजिंग टू सी द पंप आफ्टर इट। तो मैं भी उसी चीज़ को एक्सपीरियंस करूँगा आफ्टर डूइंग द ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स एट द सेम टाइम।
हम लोग फोर आर्म्स नहीं करेंगे, फोर आर्म स्किप कर रहे हैं, फोर आर्म्स हम लोग अगले हफ्ते लगाएंगे, शायद इतना टाइम नहीं मिलेगा हमको। और अगर हमको थोड़ा सा टाइम मिलता है तो हम लोग एप्स भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं तो कल एप्स करेंगे, कल एप्स का डे है ना। तो ये प्लान रहने वाला है। मॉर्निंग में मैंने थोड़ी सी कैफीन कंज्यूम करी थी, अराउंड 1.5 चम्मच मैंने कॉफ़ी पी थी, देन आई डिड माई वर्क। अभी मैं ये कैफीन ले रहा हूँ 150 mg, और तैयार होके निकलने से पहले एक बार मैं अपना वेट नापूंगा इधर, ठीक है। वेट नाप के मैं आपको आने के बाद अपडेट करूँगा। मैंने आपसे शायद परसों के दिन, परसों फिर परसों से एक दिन पहले मैंने मार्केट के बारे में बात करी थी कि क्यों प्राइसेस बढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर प्रोटीन के इतने ज़्यादा, है ना, मतलब इतना जंप क्यों आ रहा है एकदम से। उसमें एक फैक्टर था जो मैं शायद मिस कर गया था, और वो फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि वो जो फैक्टर है वो 1991 के एलपीजी रिफॉर्म से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है। अगर आप में से किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हुआ है, मैं इंजीनियर, तो अगर किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो वो इस चीज़ को कोरिलेट कर पाएगा। इनफैक्ट अगर कोई हल्की सी न्यूज़ भी देखता है ना इंडिया की, तो उसको भी कोरिलेट कर पाएगा कि एलपीजी रिफॉर्म्स क्या होते हैं, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो निकलते हैं फिर, और तो कुछ है नहीं बात करने के लिए, ठीक है। मैं मिलता हूँ डायरेक्टली जिम में, चलिए बाय। ऑलराइट, पहला सर 15 किलो और ओके। सेम वेट, एक और सेट, अगेन 15 किलो, 3 मिनट रेस्ट।
Same way. Alright, last set. Same way. Okay. Alright, let's look at that. Dips, then superset with pitcher curls. Alright, second set. 20 kilo. Okay, biceps.
Let's go. Okay. Okay. Let's move on. All right, superset.
ओके ओके फिर ओके wait, let's see let's see the pump. जो लास्ट एक्सरसाइज थी आई थिंक वी डिड कितने 7 सेट करे थे ना लास्ट में. पंप तो खतरनाक है भाई. लेट्स सी द ग्रोथ. ओके it's 17 again. 2 मिनट रुक जाओ बस. right 16 6/8. Alright, let's say double biceps. अमेजिंग है ये जो ट्राइसेप्स का नोकीला वाला भाग होता है. दिस इज अमेजिंग रियली रियली. देखिए इसको पीछे ओके. ओ भाई सारी डसे ऊपर से नीचे तक सब दिख रहा है. ये इस डबल बाइसेप्स. ओके साइड ट्राइसेप्स. जैसे जैसे कट करते रहेंगे वैसे वैसे एब्स ज़्यादा अच्छे दिखना शुरू हो जाएंगे. बट इसमें एक बात ये आती है कि मॉर्निंग में पता है मेरा वेट कितना था. मॉर्निंग में पहुंच गया 79.5 kg. जबकि मैं कट कर रहा हूँ. खाना लिमिट में, वॉकिंग कार्डियो अच्छे से हो रहा है. स्टिल वी कैन गेन वेट. क्योंकि इसके अंदर ना एक फैक्टर आता है उसको बोलते हैं वाटर रिटेंशन. जितना ज़्यादा पानी पीते हैं ना उतना ही ज़्यादा वाटर रिटेन करता है हमारे बॉडी में. और वाटर रिटेंशन का जो वेट है उसको घटाने में भी इजी होता है. We just have to walk more. Let's do single bicep.
पीछे से सिंगल पैसा। ढंग से पैसा दबा नहीं पा रहा था मैं। क्या, दिस इज इनफ, लेट्स गो। एंड वी आर बैक होम। तो आज जो हमने प्लान किया कि हम लोग बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की एक्सरसाइजेस, सॉरी, साथ साथ में एज अ सेकेंडरी सेट लगाएंगे या फिर सुपर सेट लगाएंगे, तो उससे इफेक्ट हमारे पोजिंग करते टाइम हमको दिखाई दिया अच्छे से। 17 इंच का जो हमारा लेफ्ट वाला बाइसेप है ये वापस आ गया है, और राइट वाला बाइसेप हमारा 1 या फिर हाँ 1/8 इंच बढ़ गया है लास्ट टाइम से। तो आई थिंक इट्स ऑल इन द पंप। जितना ज़्यादा खून बहता है हमारी बाहों में या फिर हमारे जिस भी मसल में जितना ज़्यादा खून बहता है उतनी वो मसल फूलती है। आप देखोगे ना, अगर आप कहते हो सर मेरा फट रहा है, कहते हैं ना जैसे सर फट रहा है हमारा, तो सर में भी ना काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा होता है उस समय, इसलिए सर थोड़ा सा स्वेल कर देता है। हमें जब चोट लगती है कहीं पे, तो हमारे जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होते हैं ना, वो उस चोट पे जाने की कोशिश करते हैं, और हमारी जो बॉडी होती है उस चोट से निकलने की कोशिश करती है, ताकि उसको पूरे एरिया को क्लॉट कर दे वो अच्छे से, मतलब ढक दे, ताकि कोई बाहर का बैक्टीरियम, वायरसेस या फिर कोई और चीज़ अंदर ना घुसे हमारी स्किन के अंदर से ब्लड स्ट्रीम में ना घुसे। तो एक तरीके से जो स्वेलिंग होती है ना वो हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है। बात ये होती है, तो जैसे हम लोग पंप अप करते हैं ना अपने आप को, चेस्ट को फुला लिया हमने, बैक को फुला लिया, वो पंप एक्चुअली हमारा खून ही होता है, इसलिए हम लोगों को स्किन थोड़ी सी लाल और गर्म भी महसूस होती है वो, है ना। तो ये बेसिक फंडा रहता है पंप का कि पंप होता क्या है। मैं मॉर्निंग में बात कर रहा था कि क्यों मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया था व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द हायर आई थिंक रेजिंग प्राइसेस ऑफ द प्रोटीन एंड ऑल। तो देखिए ना, 1991 से पहले इंडिया में इतना बॉडी बिल्डिंग का शोर नहीं था। एक मुझे शायद एग्जांपल याद है, जो मिस्टर ओलंपिया में गए थे वो भी 1991 के बाद ही गए थे, आई थिंक 2000 समथिंग में गए थे। एक तो एक वो गंजे से सर है कोई, क्या नाम है उनका, खैर नाम उनका कल बताऊंगा, काफ़ी एक्सपीरियंस है वो बंदा, नाम मैं कल बताऊंगा उनका। वो शायद मिस्टर ओलंपिया में गए हुए हैं, देखते हैं उसका, ठीक है। काफ़ी कंपटीशन करते थे वो, उनका यूट्यूब चैनल भी है खुद का, थोड़े वेल बिल्ड और बाल जा चुके हैं। अब मोस्टली देखोगे ना, मोस्टली जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं जिनकी अच्छी खासी बॉडी बनी होती है उनके बाल गायब होते हैं। तो बाल गायब होने का दो दो में से एक रीज़न हो सकता है, या तो उन्होंने बहुत ज़्यादा टेंशन लेके मेहनत कर ली हो, या तो स्टेरॉइड्स का साइड इफेक्ट है वो, है ना। तो थोड़ी साइड वाली बात बात होगी हमारी। मैं बात कर रहा था 1991 से पहले आप लोगों ने बहुत कम ऐसा सुना होगा, अगर आप में से कोई होगा इतना वेल बिल्ड इंसान जो थोड़ा पहले का हो, उन्होंने हम लोगों ने बहुत कम सुना है कि 1991 से पहले कोई कंपनी इंडिया में आई थी। इनफैक्ट आप कोको कोला को भी देखोगे ना, तो शायद 1970s में आई थी कोको कोला, और इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बैन कर दिया था इंडिया से, और मार्केट में वैसे ही कोको कोला का स्वाद बहुत बढ़ गया था। तो शायद 1978 के आसपास में ना, इंडिया की जो कंपनी है कैंपा कोला, उन्होंने अपनी जो कोको कोला, अपनी जो कोको कोला वाला फ्लेवर होता है ना, कोला कोला बेचना शुरू किया कैंपा कोला ने। अभी आप रिसेंटली देखोगे ना, आपको दुकानों में अभी भी आपको कैंपा कोला दिखेगा, ठीक है। वो कैंपा कोला compete कर रहा था इन द 1970s विद द कोको कोला एंड पेप्सी। जैसे ही कंपनीज बैन हुई हमारे इंडिया में, कैंपा कोला की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन जैसे ही एलपीजी रिफॉर्म वापस आए, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, कोको कोला वापस इंडिया में आई, और आते से ही उन्होंने कैंपा कोला को खरीद लिया। आप अभी देखोगे ना, तो शायद कैंपा कोला खरीदा था, या फिर ये तूफानी करके आती है ना, ये क्या बोलते हैं, थोड़ी ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है, कोला की तरह होती है, जिसमें सलमान खान ऐड करता है। अ, कोला ही होता है वो भी, लेकिन कौन सा ब्रांड है मुझे पता नहीं। उसको खरीदा था कोको कोला ने। खैर, मैं ये बोल रहा था कि 1991 से पहले ना आप लोगों ने बहुत कम कंपनी सुनी होगी जो इंडिया में आई होंगी। इसका रीज़न ये था कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी जो इकोनॉमी होती है, इंडिया की जो इकोनॉमी है,
उसको सेल्फ सस्टेन या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए बाहर की कंपनी को इंडिया में अलाउ करना बंद कर दिया। तो उससे क्या हुआ, जो इंडिया के अंदर कंपनीज थी उनको इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिला। इसलिए आप ग्रोथ देखोगे ना 1947 से 1991 तक, इतना कंपनी के स्टैंडर्ड में आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी जितनी आपको 1991 से 2024 के बीच में ग्रोथ दिखेगी। इसका रीज़न यही कि कंपटीशन, जब आपको कंपटीशन दिखता है ना किसी का, आप किसी से compete करते हो, तो अपनी क्वालिटी, अपनी रेजिलियंस, अपना पोटेंशियल सब कुछ बढ़ाने की कोशिश करते हो। तो 1991 में यही हुआ। नरसिम्हा राव की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, और अपने मनमोहन सिंह का तो नाम सुना ही होगा, उस समय वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, आईएमएफ ने रिकमेंड किया, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उन्होंने रिकमेंड किया। एक्चुअली मैं आपको शुरू से कहानी बताता हूँ, ठीक है। हुआ क्या, अ, जो अरब देश थे ना, वो 1980s में उनके यहाँ काफ़ी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई थी। तो उनकी वजह से जो इंडिया के अंदर ऑयल आता था ना, वो बहुत महंगा हो गया। साथ साथ में और अलग अलग जगह भी क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए थे। इनफैक्ट जो यूएसएसआर था ना, वो भी स्प्लिट हो गया था 1991 के आसपास में। तो इसमें क्या हुआ ना, इसकी वजह से इंडिया के जो इम्पोर्ट इंडिया कर रहा था, इंडिया के पास जो मौजूदा राशि होती है, यानी कि जो हमारे पास डॉलर या फिर अलग अलग करेंसीज होती है जो हम लोग स्टोर करके रखते हैं उसको, वो बहुत कम बचा था हमारे पास। विदेशी मुद्रा बोलते हैं उसको हिंदी में, फॉरेक्स रिजर्व इंग्लिश में बोलते हैं उसको। तो बहुत कम बचा था हमारे पास। हम लोग ऑलमोस्ट कंगाली पे आ गए थे 1991 के टाइम पे। तो मतलब 1990 जब शुरू हुआ था तब कंगाली में आ गए थे। तब आईएमएफ से इंडिया ने सलाह ली और बोला कि हमको कुछ लोन दीजिए ताकि हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाए अपनी ज़िंदगी में। तो आईएमएफ ने बोला कि हमारी कुछ कंडीशंस हैं, आपको तो पहले अपनी इकोनॉमी खोलनी पड़ेगी, मतलब इंडिया को जो क्लोज इकोनॉमी थी इंडिया की उसको खोलनी पड़ेगी। तो एक तो ये कंडीशन थी, और एक कंडीशन और थी कि इंडिया को जो गोल्ड रिजर्व था इंडिया के पास, आपको पता है इंडिया को शुरू से इंडिया के पास थोड़ा गोल्ड ज़्यादा रहा है। जो अंग्रेज आए थे उन्होंने भी बहुत सारा गोल्ड अपने साथ लेके चले गए थे इंग्लैंड में। तो जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था, इंडिया ने गोल्ड अपने पास रखा था, ठीक है। करीबन गोल्ड की जो वैल्यू थी ना, वो करीबन 80 कितना 90 बिलियन डॉलर्स के आसपास थी हमारी वैल्यू उस समय 1991 के आसपास में। तो आईएमएफ ने दो शर्तें लिखी। पहली शर्त कि आपको अपनी इकोनॉमी खोलनी पड़ेगी, और दूसरी शर्त थी कि आपको जो गोल्ड है, गोल्ड बाहर के देशों में भेजना पड़ेगा ताकि बाहर के देश आपको लोन दे सकें, मतलब एज अ गारंटी के तौर पे, कोलैटरल के तौर पे बोलते हैं उसको। फिर आईएमएफ ने बोला ठीक है, आपने आपने ये दोनों चीज़ें कर ली, आपने इकोनॉमी खोल ली, आपने अपना जो गोल्ड है वो भी बाहर दे दिया। पता है कितना बाहर दिया था उन्होंने? दिया था, हम लोगों ने दिया था अराउंड 67 टन के आसपास गोल्ड, जो कि इंग्लैंड में गया था, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में गया था, और कुछ हिस्सा आईएमएफ के पास भी गया था उसमें से, शायद 47 20 और 20 ऐसा कुछ था कुछ। कुल मिलाकर 87 टन गोल्ड बाहर गया था इंडिया से उस समय। और अभी आप रिसेंट न्यूज़ सुनोगे ना, अब शायद पिछले महीने की न्यूज़ है कि आरबीआई अपना गोल्ड वापस ले रहा है। इसलिए इंडिया के जो गोल्ड रिजर्व है ना, वो बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। हमारे पास शायद अभी 7 लाख टन करीबन गोल्ड हो गया है इंडिया के अंदर। इसलिए इंडिया का जो रिजर्व है वो बढ़ते जा रहा है। खैर, मैं ये बोल रहा था, तो जब आईएमएफ ने रिकमेंड किया कि आपको आपकी इकोनॉमी खोलनी पड़ेगी, इंडिया को बोला, तो इंडिया ने बोला ठीक है भाई, मेरे को बताओ कैसे खोलनी है। तो आईएमएफ ने बोला कि एक वॉशिंगटन डिक्लेरेशन करके होता है, या फिर वॉशिंगटन कंसेंसस करके है, ऐसे दोनों में से एक चीज़ है। तो डिक्लेरेशन कंसेंसस है, ठीक है। वॉशिंगटन कंसेंसस के मुताबिक आपको इकोनॉमी को लिबरलाइज करना था, यानी कि खोलना था। प्राइवेटाइज करना था, यानी कि आपको जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसको चांसेस देने थे। क्या होता था कि 1991 से पहले ना, गवर्नमेंट मोस्टली कंपनीज में बहुत ज़्यादा रेगुलेशन लगाती थी कि आप मान ही लो कि गवर्नमेंट कंपनीज कंट्रोल कर रही हैं, ऐसा मान लो। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और जी से होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि बाहर की कंपनी इंडिया में आएगी और इंडिया की कंपनी बाहर जाएगी। एक तरह से आपको जो बंधन था इंडिया का 1991 से पहले, उसको पूरा खोलना पड़ेगा, सारे गेट्स खोलने पड़ेंगे, एक तरीके से इसको बोलते हैं। तो जैसे ही 1991 बीता ना, और हमारे अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स आए, बहुत सारी जो आईटी कंपनीज थी वो इंडिया में आना शुरू हुई, कोला वगैरह सब आ गया इंडिया में।
प्रोटीन की कंपनीज आनी शुरू हो गई, प्रोटीन इंपोर्ट होना शुरू हो गया। इससे जो इंडिया का जो मार्केट है, जो करंट मार्केट है, वो कम्पीट होना शुरू हुआ। कंपटीशन बढ़ने से इंडिया की जो मार्केट की क्वालिटी है वो भी बढ़नी शुरू हो गई। हम लोगों को नए नए कपड़े, नए नए फैशन चीज़ें, आईटी की इंडस्ट्रीज, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स सब आना शुरू हो गया इंडिया के अंदर। इनफैक्ट हम लोगों को क्या बोलते हैं, बाहर के टीवी शोज़, उनका कल्चर, वेस्टर्नाइजेशन, हर चीज़ इंडिया में आनी शुरू हो गई। एक तरीके से इंडिया ग्लोबलाइज हो गया उन एलपीजी रिफॉर्म के बाद। और इस एलपीजी रिफॉर्म का जो क्रेडिट है दो लोगों पे जाता है। पहला, जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे। अभी के जो फाइनेंस मिनिस्टर आप सब लोग जानते हैं कि निर्मला सीतारमन है। उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे हमारे मोदी से पहले वाले पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना। तो 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे। और उस समय पीएम थे नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। तो इन दोनों बंदों के बदौलत इंडिया एक तरीके से खुल गया, ठीक है। तो खुलने की वजह से इंडिया में काफ़ी अच्छी मात्रा में अलग अलग कंपनीज प्रोटीन देना शुरू हो गई। तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो गई इंडिया में प्रोटीन की, है ना। तो उसकी वजह से प्राइसेस डाउन जाते गए। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में क्या हो रहा है, जैसे जैसे वॉर हो रही है ना दुनिया में, मान लो कि इसराइल और लेबनान की हो रही है, इसराइल और क्या बोलते हैं, मतलब इसराइल के आसपास जो भी कंट्रीज हैं, गाजा स्ट्रिप को ले लो, है ना। मतलब इसराइल का तीन तरफा चल रहा है, ईरान के साथ चल रहा है, लेबनान के साथ चल रहा है, और गाजा के साथ तो चल ही रहा है ना। और साथ में आपका यूक्रेन एंड रशिया के साथ चल रहा है युद्ध। तो इन चीज़ों की वजह से इंपोर्ट करना भी भारी हो जाता है। रीज़न ये है कि इन कंट्रीज़ के ऊपर सैंक्शंस लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो भी कंपनीज इन कंट्रीज से इंडिया को चीज़ें सप्लाई कर रही थी, उनके प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो एक ये पॉइंट था जो मेरा मिस हो गया था। खैर, ये थोड़ा अलग चीज़ है ये। आज काफ़ी अच्छा लगा मुझे अपना 17 इंच का जो पंप है उसको लाके वापस। और मेरे ख्याल से हम लोगों ने जो लास्ट में अल्टीमेट सेट लगाया था, अल्टीमेट सुपर सेट लगाया था, बाइसेप ट्राइसेप देन ट्राइसेप देन, वो काफ़ी अच्छा था। मतलब एक समय पे मैं थकना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप ज़्यादा रेप्स लगा रहे हो तो आप थकोगे। बट मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम लोग उसका वेट थोड़ा सा डाउन रखते हैं ना शुरू में ही, तो हम लोग एक अच्छी लेवल पे अपनी मसल्स को फटीग कर पाते हैं, और शायद हमारा पंप और ज़्यादा आता। खैर, इस चीज़ को हम लोग अगले आर्म डे के दिन रखेंगे, और थोड़ा कम वेट रख के ज़्यादा रेप लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज मेरा जो प्रोटीन का गोल है, आज मैं सेम चीज़ करने वाला हूँ जो रोज़ ही करता हूँ। पहले प्रोटीन पीऊँगा, पी प्रोटीन आइसोलेट, पी प्रोटीन आइसोलेट, 4 या 5 अंडे खाऊंगा, आई विल ईट द बड़ी। और मैं एक काम और करूँगा आज, एक स्पेशल काम। आपने सोया मिनी चंक्स का नाम सुना होगा, और सोया ग्रेन्यूल्स का नाम सुना होगा। ग्रेन्यूल्स अगर आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो आपको महंगा पड़ेगा, आपको करीबन पड़ता है वो 50 से 60 रुपए का, 200 या फिर 225 ग्राम के आसपास सोया ग्रेन्यूल्स पड़ता है। अगर आपको और सस्ता लेना है तो आप मिनी चंक्स ले सकते हो। मिनी चंक्स आपको पड़ता है अराउंड 60 रुपीज़ का आधा किलो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मिनी चंक्स का हल्के से ऑयल में उसको सेक लूँगा, थोड़ा बहुत नमक, थोड़ा बहुत मीठा, और कुछ मूंगफली, कुछ कोकोनट के पीसेस, उसके करके एक नमकीन बना लूँगा, ताकि मैं जब भी मुझे भूख लगे या फिर जब भी मुझे कुछ ऐडा टैडा या फिर ऐसा कुछ खाना हो, तो मैं उस चीज़ को कंज्यूम करूँ। उससे क्या होगा, गुड फैट्स और गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन एज अ स्नैक भी मैं कंज्यूम कर पाऊँगा इन द लॉन्ग रन। एक तरीके से हैक हो गया अच्छा प्रोटीन कंज्यूम करने का इन द बजट मैनर करके। तो चलिए, काफ़ी टाइम हो गया, हम लोगों ने ज़्यादा जिम में टाइम बिताया नहीं आज। आज कम टाइम में भी एक अच्छी इफेक्टिव एक्सरसाइज कर ली हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने सुपर सेट किए थे काफ़ी। अगली बार भी सेम चीज़ करेंगे, ठीक है। तो अब तो और कुछ है नहीं बात करने के लिए। मैं आपसे कल मिलता हूँ, कल है हमारा लेग डे, और कल मॉर्निंग में बात करते हैं इसके